नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में अपन जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है कक्षा 10 का मैथ्स राजस्थान बोर्ड तो हिंदी मीडियम, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसको कंप्लीट किया है। तो आज हम उससे आगे जो प्रतिस्थापन विधि है, वो बीजगणितीय विधियां हैं जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को पढ़ लिया है। अगले हमारी है विलोपन विधि। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं विलोपन विधि से कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, विलोपन विधि जैसे प्रतिस्थापन विधि का शाब्दिक अर्थ हमने पता लगाया कि एक जो एक्स है या जो जो दो चर होते हैं उसमें से एक चर को उसके स्थान से हटा दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसलिए उसको प्रतिस्थापन विधि। उसी प्रकार विलोपन विधि में विलोपन में विलोप का मतलब होता है लुप्त होना, गायब हो जाना, विलुप्त होना। तो इसमें हम एक चर को, जहां उसमें एक चर से दूसरे चर को हटाते थे, इस विधि में हम क्या करेंगे, एक चर का या तो एक्स का या वाई का हम क्या करेंगे, विलोप। विलोप यानी एक को हम गायब कर देंगे, हटा दें, विलुप्त कर देंगे, और हमारे पास एक चर बचेगा जिससे उसका मान निकालेंगे। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अपन उदाहरण करते हैं, बुक का अपन उदाहरण करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण नंबर 11 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दो व्यक्ति है, उनकी आय का अनुपात दे रखा है 9:7 और उनकी खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3। तो और प्रति महीने जो दोनों व्यक्ति है वो दोनों ही 2-2 हजार रुपए की बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। तो हमें उनकी आय ज्ञात करनी है कि उनकी सैलरी कितनी है मंथली। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, प्रश्नावली हमारी अब आएगी आइए 3.4, इसकी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना जो जो आय है वो एक्स रुपए है और जो खर्चे हो रहे हैं दोनों व्यक्तियों के वो वाई रुपए हैं। तो उसके हिसाब से हमें समीकरण बना लेंगे, क्योंकि समीकरण बनाई हुई नहीं है, हमें समस्या दी हुई है, उससे हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो देखिए मान लेते हैं, माना देखिए हमने मान लिया जो आय है, जो सैलरी हो रही है, मासिक आय, वो कितनी एक्स रुपए है दोनों की ही, और जो खर्चे हो रहे हैं वो दोनों की क्या है, वाई रुपए। तो देखिए पहले 9:7 है ना, यानी कि जो पहला व्यक्ति है या दूसरा कोई बात नहीं, जो एक व्यक्ति है उसकी जो आय है वो 9 है और दूसरे की 7 है। आय का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए आय को हमने क्या माना है, एक्स से। तो पहले का क्या जो समीकरण बनाएंगे वो हम मानेंगे 9x, और जो 9 है उसी का ही अनुपात। देखिए हमें दिया हुआ है अनुपात, आय का अनुपात है 9:7 और खर्चे का अनुपात है 4:3। ये देखिए 4:3, 9:7। हाँ, तो देखिए जब ये आय है, आय का अनुपात है पहले व्यक्ति का, तो ये पहले व्यक्ति की खर्चे का अनुपात होगा, है ना। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का की आय 9 है तो उसका खर्चा कितना है, 4। तो यदि हमें आय को x मानना है तो खर्चा कितना हो जाएगा, y, 4x। आप देखिए यदि कोई व्यक्ति है, उसकी आय है, उसकी जो सैलरी है वो मान लो 20,000 रुपए है, तो उसका ये क्या है, वाई हमने क्या किसको माना है, खर्चे को माना है ना। वाई हमने किसको माना है, खर्चे को। तो खर्चे को जोड़ेंगे तब पैसे बचेंगे या घटाएंगे तब, यानी कि हमारी सैलरी 20,000 है तो हमें जो खर्चा हो रहा है हमारे, कितना भी मान लो 5,000, 10,000, तो उस खर्चे को हम उसमें से हमारी सैलरी से घटा देंगे, हमें जो इनकम मिलती है उसमें से घटाएंगे, तभी तो हमारे पास बचत होगी। ऐसे थोड़ी है जैसे मान लो 20,000 सैलरी मिल रही है, 20,000 किसी को मान लो तनख्वाह मिल रही है और उसका 10,000 रुपये खर्चा हुआ, तो ऐसा थोड़ी करेगा 20,000 प्लस 10,000 मेरे 30,000 रुपये, ऐसे थोड़ी होता है। तो खर्चे को हमेशा क्या करेंगे, माइनस, तभी तुम्हारे पास बचत आएगी। तो जो बचत कितनी हो रही है वो 2,000 रुपए की हो रही है। तो उसमें बोला ना, ये जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, उनकी आय का अनुपात 9:7 है, ये पहली आय जो व्यक्ति है उसका है और ये उसका खर्चा है, ये दूसरा व्यक्ति उसकी आय है और ये उसका खर्चा है। तो हमने आय को कितना माना है, एक्स रुपये, और खर्चे को क्या माना है, वाई। तो अब जैसे किसी की आय, जैसे हमारे पास एक्स का मान आएगा तो हम उसको 9 से गुणा कर देंगे, तो ये पहले व्यक्ति की क्या आ जाएगी, आय, तनख्वाह आ जाएगी। और जैसे वाई का मान आएगा तो पहले व्यक्ति की क्या जाएगी, खर्चा आ जाएगा।
तो जितनी तनख्वाह है उसमें से खर्चा घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचत बच जाएगी, कितनी है 2000 रुपए। ये समीकरण 2। ये पहले व्यक्ति के लिए। अब दूसरे व्यक्ति के लिए, उसकी तनख्वाह जितनी आय है 7 रुपए, सॉरी 7 है, तो आय को हमने कितना माना x माइनस इसका खर्चा कितना हो रहा है 3, तो 3 खर्चे को माना है क्या है y, और इसकी भी बचत कितनी हो रही है 2000। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए हम इस समीकरण 1 को कर देंगे 3 से गुणा, है ना, तो क्या आ जाएगा 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और समीकरण 2 को जब हम पूरी समीकरण को करना है, जब भी हमें गुणांक समान करना है तो जिससे भी हम गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि x का भी गुणांक समान कर सकते हैं, लेकिन बड़ा गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे मान बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हमें छोटा इससे काम हो जाएगा। देखिए 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 3 को 4 से गुणा करेंगे, जरूरी नहीं है दोनों को समान से गुणा करना, बस हमें गुणांक समान करना है। तो हम इसमें y का गुणांक समान कर रहे हैं, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, इसको 4 से गुणा करेंगे 12, बस एक गुणांक समान करना है। देखिए कैसे, मैं लिख देता हूं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, तो पूरी समीकरण को गुणा करना है, ऐसे नहीं कि इसको करना है अकेले पद को, फिर तो समीकरण क्या असंतुलित हो जाएगी। तो मैं पूरे को करना, तो समीकरण 1 को किसे करना है 3 से, तो 9 को 3 से गुणा किया 27x माइनस 4 को 3 से किया 12y बराबर 2000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000। ये समीकरण अपनी ले लो 3। समीकरण 4 को, अब सॉरी समीकरण 2 है उसको 4 से गुणा करना है, तो 7 को 4 से करेंगे 28x माइनस 3 को 4 से करेंगे 12y बराबर 2 को 4 से करेंगे तो 8000, 2 को 4000 से करेंगे तो 8000। ये आ जाएगी समीकरण 4। अब आप ध्यान देखिए, ये तो समीकरण में x का तो नहीं हुआ, लेकिन y का गुणांक क्या हो गया समान, तो हमें केवल एक चर का या तो x का या y का गुणांक क्या करना है सेम करना है। विलोपन विधि का पहला स्टेप यही है कि या तो x का करो या y का गुणांक क्या करना है समान करना है। तो चाहे किसी से गुणा करो, दोनों का जो या तो y का गुणांक सेम कर लो, जैसे हमने इसको 3 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया पूरी समीकरण को, तो हमारे पास y का गुणांक क्या हो गया समान। तो इससे हमारे ऐसा हमने क्यों किया, हमारा फायदा क्या हुआ, देखिए हमारा फायदा हुआ यह हुआ कि जैसे हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाएंगे, जैसे हम समीकरण 3 से या समीकरण 4 से बड़ा, इसमें 8000 है ना, 8000 है, तो देखिए समीकरण 4 से हमारी सुविधा के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 4 से समीकरण 3 ही घटाएंगे। देखिए साथ साथ में करते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर माइनस करने पर, तो देखिए क्या होगा, हमारे समीकरण 4 क्या है, ये रही 28x माइनस 12y बराबर 8000, 27x घटा रहे हैं ना, तो चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा, है ना, घटा रहे हैं तो ये माइनस का है, तो ये किसका रहेगा प्लस का 12y बराबर, यहाँ पे जो 6000 है किसका है प्लस का, किसका हो जाएगा माइनस का। देखिए जो हमारा दूसरा चैप्टर था इसमें घटाते हैं तो हम चिन्ह चेंज करते हैं ना, देखिए चिन्ह एक बार चेंज मत करो, ये समीकरण 2 लिख दी। अब जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, ये प्लस का है माइनस का, ये पहले किसका था माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। जब घटाते हैं तब चिन्ह चेंज करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसको आप माइनस करके देख लो, जैसे कि मान लो ये समीकरण है, इससे हम इसमें से घटा रहे हैं, समीकरण 4 आ गई माइनस, अब इसमें से समीकरण घटा रहे हैं ये वाली 3, देखिए 27x माइनस 12y बराबर 6000, ये हमारे समीकरण है। माइनस से गुणा करेंगे 27x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और माइनस गुणा हो जाए प्लस, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो माइनस को आप जब भी हमें किसी चीज को घटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, चिन्ह उसका चेंज कर देते हैं। ये हमारा सोल्व है। ये कैसे हुआ, इस प्रकार से हम जैसे इसको आज हल करते हैं
तो ये हो जाएगा, पहले समीकरण लिख दो 27x माइनस 12y बराबर 6000। अब जो प्लस में उसको माइनस में कर दो, और जो माइनस में उसको प्लस में, तो ये प्लस में माइनस, ये माइनस है इसका प्लस, और ये प्लस है तो इसका माइनस, चिन्ह चेंज कर दिया। तो देखिए 28x में से 27x गया तो कितना बचा, 1x, यानी कि x। अब देखिए ये माइनस का 12y और ये प्लस का 12y कट जाएगा, बस इसीलिए इसका गुणाक हमने क्या किया था, समान किया था। तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, बराबर का चिन्ह, ये 8000 है, ये माइनस 6000, कितना बचेगा, 2000। तो x का मान हमारा कितना आएगा, देखिए डायरेक्ट x का मान आएगा x बराबर 2000। अब देखिए विलोपन विधि का, अब ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या किया, गुणाक समान किया। क्यों किया, क्योंकि ताकि जैसे एक सर का गुणाक समान हो जाएगा, फिर हम घटाएंगे तो हमारे को क्या है, एक घटाना नहीं है, पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। और जैसे चिन्ह चेंज होगा, तो क्योंकि ये दोनों समान आए हुए हैं, तो एक माइनस का और एक प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, कट जाएंगे, ये एक दूसरे से घट के वहां पे कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। जैसे 0 आएगा तो एक सर क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। एक सर का क्या हो जाएगा, विलोप, यानी कि वो उस समीकरण में से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ से 12y और प्लस का 12 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, अकेला x बचा। तो क्या y का यहाँ पे क्या हुआ है, विलोप हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। अब x का मान आ गया। अब बस आगे जो हम प्रोसेस करते थे, ये x का मान है वो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, तो हमें किसका मान आ जाएगा, y का मान। तो इस प्रकार करना, बस विलोपन विधि में ये स्टेप करनी है। किसी भी दो समीकरण है, हमारे पास दो समीकरण तो आएगी, तो कन्फर्म है, इस चैप्टर में शुरू से 2 ही आ रही है। उन दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक समान करो या y का गुणांक। हमने इसमें किसका किया, y का गुणांक समान किया। फिर समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाए। समीकरण 4 में से 3 क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ पे 8000 था, तो 8000 में से 6000 आसानी से माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 28x में से 27x आसानी से घट जाएंगे। यदि 3 में से 4 घटाते तो वो भी हो जाता, लेकिन चिन्ह माइनस में आता तो वो थोड़ा, यदि आप माइनस का चिन्ह नहीं लगा पाते तो गड़बड़ होने का ज्यादा चांस रहता है, गलती ज्यादा होती है। क्योंकि कहते हैं ना, गणित में बड़ी से बड़ी मिस्टेक प्लस और माइनस की, और छोटी से छोटी गलती जो हम चिन्ह लगाते हैं ना, ये या, क्योंकि, इसलिए, तो ये छोटी से छोटी गलती ये है चिन्हों की, और बड़ी से बड़ी गलती प्लस और माइनस की। तो इसलिए 4 में से 3 को घटाया। आप 3 में से 4 को घटाइए तो भी उत्तर कितना आएगा, 2000 ही आएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 2000। अब देखिए x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इनमें भी रख सकते हो, लेकिन हमारी जो शुरुआती समीकरण है ये रही। तो इनमें जब हम मान रखेंगे x का, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू x का मान कितना आया है, 2000। x का मान 2000 माइनस 3, y का मान पता ही नहीं है, बराबर कितना है, 2000। 7 को 2 से गुना करेंगे, कितना जाएगा, 14000। 14000 माइनस 3y बराबर 2000। ये 14000 इधर प्लस में, तो इधर जाके किसमें जाएगा, माइनस में। इधर क्या बचा, माइनस 3y, और ये 14000 इधर प्लस में, इधर आके किसमें जाएगा, माइनस में। तो 2000 माइनस 14000 माइनस 3y, माइनस 14000 में से 2000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12000। किसका बचेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा किसका है, माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 3 इधर गुणा में, इधर जाके किस में रहेगा, भाग में। ये देखिए 12000 बचेगा, नहीं कि 1200। अब y या ये या का चिन्ह होता है कि या इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, या इस समीकरण को ऐसे, या इस समीकरण को ऐसे। तो y बराबर 12000 सॉरी बटा 3। तो इसलिए y का मान हमारे पास कितना जाएगा, 3 में 12 कितने, 4, और आ जाएगा 3 0। तो 12000 में 3 का बार कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये आ गया y का मान, और ये आ गया हमारे पास x का मान, समीकरण। तो x का मान कितना है, 2000, और y का मान कितना है, 4000। अब यहाँ पे वापस देखिए 9x, तो हमारी जो सैलरी वाला जो सिस्टम था, वो प्रश्न क्या था कि जो 2 व्यक्ति है उनके आय का अनुपात कितना है, 9:7, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक है, 9, x का मान कितना है, 2000, तो 9 को 2 से गुणा किया, 18000। तो ये जो पहला अनुपात था 9:7, 9:7 ये आय का अनुपात था। तो पहले का आ गया 9x, यानी कि कितना है, 9 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 18000। क्योंकि कोई पहला व्यक्ति उसकी आय कितनी है, 18000। दूसरा कितना है, 7 को
7x, x का मान कितना है 2000, तो 7 को 2000 से गुणा किया 14000, यानी कि दूसरे व्यक्ति क्या है कितनी है 14000। अब ये है खर्चा 4y, पहले व्यक्ति का कितना है 4:3 है ना खर्चे का अनुपात, तो पहले का कितना है 4 इंटू y का मान कितना है, y का मान है 4000, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 416,000, यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसका खर्चा कितना आ रहा है 16,000, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका 3 इंटू y का मान कितना 4000, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12,000, यानी कि दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना आ रहा है 12,000। देखिए घटाइए, समीकरण में मार्क लेंगे तो संतुष्ट करना चाहिए 9, x का मान कितना है 2000 तो 18,000, 4 इंटू y का मान कितना 4000 तो माइनस 16,000, 18,000 माइनस 16,000 कितना बचेगा 2,000, तो समीकरण क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो ये हमारी विलोपन विधि है। विलोपन विधि में मेन स्टेप क्या है, कोई भी या तो x का या y का दोनों चरों में से एक चर का हमें जो गुणांक का वो क्या करना है समान करना है, फिर घटा देना समीकरण को, जिससे एक समीकरण का एक चर का विलोप हो जाएगा, और फिर उससे एक चर का जैसे विलोप होगा तो हमारे पास या तो x का मान आएगा या y का, वो x या y का मान हमें समीकरण 1 में रखा या 2 में आज प्रतिस्थापन विधि की तरह हो जाएगा। तो विलोपन विधि में मेन काम ये गुणांक समान करना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, जो एग्जाम्पल है वो 11 हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उनका हमें विलोपन विधि का प्रयोग करके क्या करना है हल प्राप्त करने हैं x और y के। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, दो रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 4x + 6y = 7, समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि से यदि हमको हल करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी एक चर का गुणांक क्या करना है समान करना है। तो जरूरी नहीं हम गुणा करके करें, हम भाग करके कुछ भी करके हमें क्या करना है गुणांक समान करना है। देखिए इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं दोनों समीकरणों से गुणा करें। इस समीकरण में देखिए समीकरण 1 को यदि हम 3 से गुणा समीकरण 2 ये समीकरण 1 उसको यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण को, तो देखिए y का गुणांक समान हो जाएगा। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 6y = 16। देखिए 6y गुणांक समान हो गया। एक तरीके से और कर सकते हैं, समीकरण 2 है, इसमें यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो देखिए 2 का भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 7/2, तो ये 2x ऊपर वाला गुणांक समान हो गया। लेकिन यहाँ पे 7/2 आ रहा है, तो थोड़ी सी आगे हल करेंगे तो दिक्कत तो क्या होगी, लेकिन फिर भी ये वाला सही है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, और फिर समीकरण 2 में से घटा देंगे, या समीकरण आगे हम करते हैं। देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, यानी तो समीकरण 1 है उसको किससे गुणा कर रहे हैं 2 से, तो 2 को 2 से किया 4x प्लस 3 को 2 से किया 6y बराबर 8 को 2 से किया 16। ये हमारे पास आ गई अगली समीकरण नंबर 3। अब देखिए बड़ा इसमें से कौन सा है 4x, 7 यहाँ से, तो ताकि माइनस प्लस की दिक्कत नहीं, इसलिए हम समीकरण 3 में से क्या घटाएंगे समीकरण 2। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा सकते हैं। तो चलिए अब देखिए समीकरण ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 3 को इसमें 1 के साथ, क्योंकि ये जो एक समीकरण 1 नंबर समीकरण है उसी को चेंज करके ये समीकरण आई है, तो इन दोनों समीकरणों में जोड़ घटाव नहीं करना है, इन दोनों समीकरणों में हमें जोड़ घटाव करना है। चाहे जोड़ कर सकते हैं चाहे घटाओ, हमें जैसी जरूरत होगी। तो दोनों यदि प्लस में है 6y सर, जिस सर का हमने गुणांक समान किया है यदि वो दोनों प्लस में है तब तो हमें घटाव करना है, यदि एक प्लस एक माइनस में तो हमें उनको जोड़ना है। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में आ रहे हैं तो हमें क्या करना है घटाव करना है। देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर
घटाने पर। आप इतनी बड़ी लाइन लिखो या फिर ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो समीकरण, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, दोनों एक ही बात है। तो देखिए समीकरण 3 हमारी क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 16। समीकरण 2 अपनी क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 7। यहाँ पे देखिए संयोगवश दोनों ही जो मान है, चर है, उनका क्या हो गया, समान हो गया। देखिए घटाते हैं और घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। तो ये प्लस में माइनस में रहेगा, ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में। 4x से 4x, 6y से 6y, तो यहाँ कितना बचा, 0, क्योंकि 4x 4 से कट गया, 4x 4 6y से 6y कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 0 बराबर 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9। तो 0 बराबर 9, ये क्या संभव है, क्या परिणाम, 0 कभी 9 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। और जब ये संभव ही नहीं है तो ये जो दोनों समीकरण है, जो समीकरण 1 और 2 है, इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है हमें। जब इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं क्या आ रही है, इनको जब हम ग्राफ की विधि से हल करेंगे तो ये रेखाएं ग्राफ पर समांतर रेखाएं प्राप्त होगी इनका, और जो समांतर रेखा होती है उनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब 0 बराबर 9 आ रहा है मतलब क्या है, ये दोनों समीकरण क्या है, इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि x और y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हल कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये स्थिति क्या है, संभव नहीं है। तो लिख देंगे अतः इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये हमारी आ गई एग्जाम्पल नंबर 12 है ये। चलिए अगला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। या तो x का गुणांक समान कर लो या y का, किसी एक गुणांक जो चर है उसका गुणांक समान करके या तो समीकरण को जोड़ना है या फिर घटा देना है। तो आगे फिर जैसे x या y का मान आएगा उसको जैसे प्रतिस्थापन विधि में करते थे, या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो हमारे पास या y का या x का मान आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है विलोपन विधि भी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की है, हमें समस्या दी हुई है, इसका पहले हमें रेखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, x और y का मान जैसे हमें पता चलेगा, विलोपन विधि से करना है ये याद, और जैसे हमें पता चलेगा तो हम क्या कर देंगे, उस संख्या के बारे में हम बता देंगे। तो देखिए इसमें 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर 2 अंकों की एक संख्या। तो ये पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 है, मान लेते हैं, माना 2 अंकों की वह संख्या xy है, xy है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होंगे, xy है। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हमको दिमाग लगाना है। xy है, देखिए 2 अंकों की आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे अब मैंने 2 अंकों की कोई संख्या ली 25, ठीक है। इसमें देखिए y के स्थान पे 5 है और x के स्थान पर 2 है। इसको जब हम करते हैं तो इसमें इकाई का अंक हमारा कितना है, इकाई का अंक है y, ये इकाई का अंक है, और ये दहाई का अंक है, दहाई, और इसमें इकाई का अंक कितना है 5, और इसमें दहाई का अंक कितना है 2। यदि इसको हम थोड़ा सा सरल करते हैं तो हम ये पाते हैं, जैसे हम इसको यदि अलग लिखना चाहे दहाई और इसके पदों में, तो 20 प्लस 5 हम इसको करते हैं, क्या करते हैं 20 प्लस 5, यानी कि कोई भी संख्या है, इसको यदि हम शॉर्ट में, हमने अभी क्या लिखा है xy है ना, xy, हमें पता नहीं है x कितना और y कितना है, इकाई का अंक न पता है न दहाई का अंक पता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि यदि 2 अंकों की संख्या होती तो उसमें हमें थोड़ा बहुत क्या मिलता। देखिए ये जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो किससे गुणा हो रहा है, 10 से गुणा हो रहा है, 10 को जैसे 2 से गुणा करते हैं कितना आएगा 20, यानी कि हमारे पास जितने भी दहाई के अंक होंगे वो 10 से गुणा होंगे।
और जो सैकड़ा के अंक वो 1000 से गुणा हो रहे। जैसे कि मान लो मेरे पास है 272, तो इसमें देखिए यदि हम देखेंगे तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का और ये सैकड़ा का। तो ये जो 2 है वो 100 से गुणा हो रहा है, तब हमें कितना मिल रहा है 200। ये जो 7 है ये दहाई का अंक है, तो ये हो रहा है 10 से गुणा। दहाई का अंक 10 से गुणा होगा तो कितना मिलेगा हमें 70, और प्लस हमारे पास इकाई का अंक कितना है 2। तो देखिए इनको सबको जोड़िए, 200 प्लस 70 प्लस 2, तो कितना आएगा 272। यानी कि हर अंक का अपना रोल है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो जो दहाई का अंक होगा वो 10 से गुणा होगा, सैकड़ा का अंक जो इकाई का अंक है वो तो केवल इकाई का वो 1 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा? वो 1 से। तो 1 से गुणा करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दहाई का अंक है, हमारे पास अभी 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो ये जो दहाई का अंक होता है वो हमेशा किससे गुणा होता है? 10 से। मान लो या कोई भी संख्या आ जाती है हमारे पास, लेकिन जो ये दहाई का कितना x, वो किससे गुणा होएगा? वो 10 से गुणा होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी संख्या लेके देखिए, 35 लेके देखिए, 35 है, जैसे ही 10 को 2 से गुणा कर देंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे, 10 को 2 से करेंगे 20 प्लस क्या रहेगा 5, कितना रहेगा हमारे पास 25। यानी कि दहाई की जितनी भी संख्या है वो किससे गुणा हो रही है? 10 से। 35 में देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 30 प्लस 5। अब ये जो 30 है वो 3 इंटू 10 इंटू 3 हो रहा है दहाई से। ये जो दहाई का अंक है 3, ये कितना है 30 है, इसमें दहाई है यानी कि 10 से गुणा हो रहा है, प्लस कितना है 5। तो 10 को 3 से किया 30 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 35। यानी कि आप ये समझ लीजिए दहाई का जो अंक होता है वो किससे गुणा होता है? x, जो 10 से गुणा होता है। तो यहाँ पे जो x है हमारा वो किससे गुणा हो जाएगा? 10 से। किससे? 10 से। तो देखिए अब जो हमारी जो संख्या है वो इस प्रकार आएगी। हम केवल x y नहीं मान सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है x कितना है, 10 से गुणा कर देंगे। अब जो हमारा x का मान जो भी आएगा वो दहाई में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, माना हुआ संख्या x y है, तो ये कितना आएगा? माना हुआ संख्या 10x प्लस y है। अब आ जाएगा x का मान जो भी आएगा, देखिए 10x प्लस, क्योंकि y क्या है? इकाई का अंक है, और x क्या है? दहाई का अंक। और दहाई के अंक को हम किससे गुणा करते हैं? 10 से। 10x प्लस y है, जहां इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारी संख्या है, जैसे एक्स वाई का मान आएगा हमारे पास वो संख्या रहेगी। आगे प्रश्न बोल रहे हैं संख्या, ये 2 अंकों की एक संख्या, ये हमने 2 अंकों की संख्या मान ली, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि जो 2 अंकों की संख्या है, जैसे एक्स वाई था, ये तो दहाई का अंक x था, तो हमने दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दिया। अब आगे बोल रहा है कि उसके अंक को उलटने पर, यानी कि पलटने पर, जैसे एक्स वाई है तो उसको पलटे तो क्या आ जाएगा? वाई एक्स आ जाएगा। तो अब दहाई का अंक क्या हो गया? वाई, और इकाई का अंक क्या हो गया? एक्स। तो अब इसको कैसे लिख देंगे? अब ये जो हमारी जो संख्या को पलटने पर हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? 10y प्लस एक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने थोड़ी देर पहले कितना बना 25, जैसे इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 52। तो यहाँ पे अब जो दहाई का अंक है वो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 प्लस 2। तो यहाँ पे इकाई का अंक पहले y था तो वो आ जाएगा दहाई का अंक, और पहले जो x का अंक दहाई था वो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक। तो ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। तो पहली जो संख्या थी वो, और इस संख्या को पलटने पर ये जो संख्या, इनको जोड़ने पर इनका जो योग है वो कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा बस दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बाकी ज्यादा खास नहीं है। संख्या को पलटने पर संख्या, अब हम जो प्रश्न है उसके हिसाब से चल रहे हैं अभी। संख्या को पलटने पर, तो देखिए जैसी संख्या पलटेंगे तो जो इकाई का अंक वो किसका हो जाएगा? दहाई का अंक। और दहाई के अंक को हमेशा किससे गुणा करते हैं? 10 से। प्लस इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? x। ये हो जाएगा, ये हमारी संख्या रहेगी पलटने पर। अब प्रश्नानुसार क्या है? इन दोनों अंकों को जोड़ने पर, प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई, यानी पहले 2 अंकों की संख्या ही वो, और फिर इन अंकों को पलटने पर ये जो संख्या आई वो हमारी क्या है? 10y प्लस एक्स।
इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है, इनका योग 66 है। ये अब हमारे पास है ये समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 10x प्लस 1x ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y, बराबर क्या है 66। यहाँ से दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा, 11 अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 इधर गुणा में, इधर आके किसमें रहेगा, भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 66/11। तो x प्लस वाई, यहाँ पे या का चिन्ह हम लगाएंगे कि इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे, या फिर x प्लस वाई बराबर 66 में 11 भाग चला रहेगा 6 बार। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 2, इसको थोड़ा सा हल किया है तब। अब देखिए अगले जो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी कि जो हमने संख्या x और y मानी है उनके, जैसे कि मान लो 5 और 2, 52 दो अंकों की संख्या है, इनके अंकों का अंतर बोल रहा है कि 2 है। तो हमने दो संख्या कौन सी मानी, x और y। तो जो हमारी x और y इसके अंकों का अंतर हो वो कितना है, 2 है। अंकों का अंतर 2 है, तो ये हमारी समीकरण आ जाएगी 3। अब हमें इन 2 और 3 को चर है विलोपन विधि से हल करते हैं, तो इनका जो चर का गुणांक है वो दोनों में समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे समीकरण 2 को 3 में घटा लो, या समीकरण 3 में 2 को घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए विलोपन विधि से करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर अब देखिए जैसे समीकरण 2 में 3 को घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण हमारी 2। और 3 को घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये x प्लस में माइनस में रहेगा, ये y माइनस में प्लस में रहेगा, और ये 2 प्लस में माइनस में रहेगा। x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का y जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ये हमारे पास आई है। ये 2y के गुणा में इधर आके किसमें रहेगा, भाग में, तो y बराबर कितना जाएगा, 4/2। इसलिए y का मान हमारे पास कितना जाएगा, 2। तो y का हमारे पास 2, यानी कि इकाई का इस संख्या के लिए कितना है, 2 है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अलग है सिस्टम। अब पहले हम x का मान और निकाल लेते हैं। ये y का मान चाहे समीकरण 3 में रखो या 2 में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये समीकरण 1 और 2 क्या है, दोनों समान है। इस समीकरण को चेंज करके क्या बनाए, ये बनाए, तो ये और ये दोनों समीकरण क्या समान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ से हमारी जो है वापस प्रतिस्थापन विधि में जो हम प्रोसेस करते थे वही। विलोपन विधि का रोल इतना ही है कि x और y इनमें से किसी भी एक चर का गुणांक समान करो, और या तो घटा दो या फिर जोड़ दो। तो देखिए मान रखते हैं y का मान समीकरण 2 में, तो x प्लस y का मान कितना है, 2 बराबर क्या है, 6। ये 2 इधर प्लस में, इधर किसमें रहेगा, माइनस में, तो x बराबर 6 माइनस 2। तो यानी कि समीकरण को ये थी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसलिए हमारे पास x का मान कितना रहेगा, 6 में से 2 गए, कितना बचेगा, 4। तो जो दहाई का अंक इस संख्या के लिए दहाई का अंक कितना है, तो हमारे पास देखिए एक तो ये है, और इस संख्या को जब पलटेंगे तो हमारे पास क्या है, ये आई। तो अतः हमारे पास प्राप्त संख्याएं, अतः प्राप्त संख्या, अतः अब देखिए इससे, अतः 10x प्लस वाई से प्राप्त संख्या, इसमें जब हम x और y का मान, क्योंकि संख्या पलटी है भाई, यदि मान लो ये 25 है, इसको जैसे ही पलटते हैं तो 52, दोनों समान तो नहीं है ना। जैसी संख्या को पलटेंगे तो ऐसे थोड़ी इसे एक में रख दिया, पलटते हैं तो 2 संख्या आएगी हमारे पास, एक तो ये है, एक इसको पलटा है तो ये आई है। तो इन दोनों में जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए प्राप्त संख्या 10। x का मान हमारे पास कितना है, 4 प्लस y का मान कितना है, 2। इसको सरल करेंगे, 10 को 4 से गुणा किया, 40 प्लस 2, तो हमारे पास कितना आया, 42। तो एक संख्या, तो ये जैसे इस संख्या को पलटा तो इस संख्या को पलटेंगे तो ये आएगी हमारे पास। तो तथा
10y प्लस x से प्राप्त संख्या। तो इससे जब आएगी तो हमारे पास 10y का मान कितना है 2 प्लस x का मान कितना है 4। तो देखिए 10 को 2 से गुणा किया 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं आई है 42 और 24। देखिए 42 इसको उल्टा किया 24, 24 को उल्टा कर दो 42। तो इन दोनों को उल्टा करने पर हमारे पास क्या आई है, पहले जो मेरी संख्या जो थी वो कितनी है 42। तो दो अंकों की वो संख्या कितनी है 42, उसको पलटने पर हमारे पास क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो ये हमारा प्रश्न था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सोचने वाला था कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करना पड़ता है। यदि हम डायरेक्टली जल्दीबाजी में करते तो हम क्या करते हैं, माना संख्या x व y है, उसको पलटने पर y एक संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमारे को x और y के मान प्राप्त होगी। क्योंकि दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना होता है 10 होता है और इकाई के अंक का स्थानीय मान 1 होता है। उस हिसाब से तो दहाई के अंक को 10 से गुणा किया, यहाँ पे दहाई का अंक कितना था x था, जैसे उल्टा किया तो दहाई का अंक y हो गया। इस प्रकार से हमने समीकरण बनाई, समीकरण बना के इनको विलोपन विधि से हल कर दिया और आगे x और y के मान आ गए हमारे पास। तो इस जो विलोपन विधि के लिए 3.4 एक्सरसाइज थी उसके एग्जाम्पल इतने ही हैं। अगले वीडियो में हम जो 3.4 एक्सरसाइज है उसके प्रश्न हल करेंगे। इस वीडियो में तो संभव नहीं है क्योंकि वीडियो पहले से लंबा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।